अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल भाई? कराची में ज़रा अजीब सा वायरल फैला हुआ है। बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं गला ख़राब, सीने में जकड़न और बुखार का शिकार हैं। सुहुमा भी उसी का शिकार हुई हैं, इसलिए नहीं है। और भी आपको पता है गर्मी के मौसम में पेट के बहुत इश्यूज़ होते हैं। आप ज़रा सा कोई फल खा लें, पर्टिकुलरली तरबूज तो आपको बहुत देखभाल के खाना है। ज़रा सा 19 से 20 हुआ या नहीं 20 से 19 हुआ या जो भी हुआ वो आपको तंग करता है। बहुत सी डेवलपमेंट्स कल भी हुई हैं। एक चीज़ जो मैंने बड़ा क्लोजली नोटिस की है, मॉनिटर की है, कि लोग बड़ा एंक्शस रहे हैं इन गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते में। मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं उनकी एग्रीवेट हो गई, फिर पे दर पे ख़बरें, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ख़बरों, फेक न्यूज़, स्क्रीनशॉट्स का एक तूफ़ान। मतलब ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम भी हैं और लोग, यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उसमें लोग मुझसे ही रब्ता करते हैं कि अभी तुम बता दो। मैंने उन्हें एक मशवरा दिया कि आप अब बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें एंड टेक दिस थिंग अ ब्रेक, बिकॉज इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप इसमें पड़े रहेंगे और दिस वुड स्टार्ट टेकिंग अ टोल ऑन योर माइंड एंड योर बॉडी अल्टीमेटली। सो ये हमारा आपके लिए भी मशवरा है। अगर आप ज़रा हसास नौयत के इंसान हैं या तबीयत रखते हैं, सो टेक अ ब्रेक एंड डू समथिंग एल्स। जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप किताब पढ़ें, मौसीकी सुने, पेंटिंग करें, कहीं बाहर चले जाएं घूमने फिरने अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ। मतलब बाहर से बुराते घर से बाहर कहीं भी जा सकते हैं, या कहीं शहर से बाहर या मुल्क से बाहर, व्हाटएवर योर चॉइस और प्लान इज। खैर हमारा काम यह है कि हमने आपको अपडेट्स देनी है और बहुत कुछ हुआ कल भी। एक तो भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर हुई जिसपे यू नो आप ख्वाजा आसिफ हमारे जो वज़ीर दिफा हैं, आप उनसे बड़ी ही यूनिक किस्म की एनालॉजीज एक्सपेक्ट करते हैं आप, और बड़ी मज़ाहिया भी होती हैं एट टाइम्स। लेकिन कल भी एक वो एनालॉजी के साथ आए जिसमें उन्होंने कहा कि एक हारे हुए जुआरी की तकरीर थी नरेंद्र मोदी की। खैर और क्या क्या कुछ हुआ। DGMOs के दरमियान राबता हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का बाज़ाब्ता इख्तिताम का ऐलान किया है। इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा और ये वो जंग है, मतलब जंगें हमने सुनी थी और सेलिब्रेट भी करते थे 6 सितंबर एंड ऑल दैट, लेकिन ये वो जंग है जो हमने जी है और हमें फ़ख्र है कि हमने अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को वो कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हुए अपनी आँखों से देखा जो हम सिर्फ अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे। पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ जंग के महाज पर शिकस्त नहीं दी है, और भी बहुत से महाज हैं जिसमें शिकस्त दी है, जैसे कि डिप्लोमेसी है, जैसे कि मीडिया को किस तरह बिहेव करना चाहिए, ख़बरें किस तरह देनी चाहिए, पाकिस्तान का केस किस तरह दुनिया के सामने रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही है, जिस पे दुनिया हमारी तायीद कर रही है, और भारत अपने उसी जंगी जुनून में मुब्तला होने के बायस शायद इन बातों को देख नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द गिलाफ से चढ़ा लिया है या देख रहे हैं। दे आर चूजिंग टू इग्नोर इट। ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कल क्या बात की है ये सुनिए। देखिए, दो मेजर पॉइंट्स हैं, तीन बल्कि। मैं कश्मीर हो गया, दहशतगर्दी हो गई और पानी हो गया। ये तीन ऐसे मामलात हैं जो आज से नहीं, पिछले 76-77 साल से इनकी तारीख़ है। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक सुनहरी मौका है हमारे लिए भी और भारत के लिए कि ये आउटस्टैंडिंग जो है इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व कर लें। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को जो है वो एक और आगे पेशरफ्त की है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी मामला जो है ना वो ज़ेर बहस आना चाहिए और उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, मेरा ख़्याल है कि ये 3 पॉइंट्स का एजेंडा जो मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक है, ये रिज़ॉल्व होना चाहिए। पानी का जो मसला है वो सेटल हुआ है 1960 की जो ट्रीटी है, उसमें कतई तौर पे उसमें कोई इबहाम नहीं है और ना उसमें कोई उसको मुअत्तल करने का कि कोई गुंजाइश है उसके उस ट्रीटी के अंदर। तीसरा मसला कश्मीर का है। तकरीबन सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई हैं। ये जो जिसका परसों की सीज़ फायर हुआ है, ये भी इसमें भी कश्मीर निशाना था, कश्मीर की प्रॉब्लम थी। और मोदी ने जो है इस ख़ित्ते को एक ऐसे जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की है कि जिससे अल्लाह ताला ने हमें बचाया है। ये है सूरत हाल। और कश्मीर पानी दहशतगर्दी, क्योंकि जहाँ इंडिया को हमसे शिकवे रहते हैं और माजी में कुछ जो हुआ हो वो हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान इस सूरत हाल में, इस माहौल में अब 2025 में सिर्फ अपनी तरक्की, अपनी मईशत पे मुतवज्जे था। अब ये भारत
अचानक से पहलगाम, जो कि मुबैना तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही है, उसका शोशा ले आया और सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई। और पाकिस्तान के बारहा इसरार के बाद, बार बार कहने के बाद, देखिए हम आपसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हम पे एतमाद नहीं है, किसी इंटरनेशनल कमीशन के साथ आप राबता कर लें, उनके जरिए तहकीकात करा लेते हैं। शायद नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना ही मीडिया देखते हैं कि उन तक ये बातें पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो बरमला सफेद झूठ जिसे कहते हैं ना, वो बोल रहे थे अपनी तकरीर में कि पाकिस्तान ने जब एक तो हमसे ताउन करने से इनकार किया पहलगाम वाक़े पे, और फिर हम पे उल्टा हमला भी कर दिया। इमेजिन कीजिए। खैर, झूठ का क्या है, बोले चले जाएं, बोले चले जाएं। अच्छा जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कल CMH रावलपिंडी का दौरा किया, जख्मी फौजी जवानों से और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की, उनसे मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फ़र्ज शनासी को सराहते हुए कहा कि हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। ये रद्द-ए-अमल अवाम के साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है। इंडीड, सर्टनली। कल एक और अहम पेशरफ्त यह हुई कि भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान भी हॉटलाइन पर बात हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों के दरमियान सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये बताया कि पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर राजी हो गए। उन्होंने क्या कहा, यह आप उन्हीं की जुबानी सुने। आपको पता ही है, सदर ट्रंप का एक अपना अंदाज़ है और वो कहते हैं कि तिजारत को मैं उस तरह से इस्तेमाल करता हूँ जिस तरह और कोई नहीं करता, क्योंकि बुनियादी तौर पर ज़ाहिर एक कारोबारी आदमी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी उधर अपनी आवाम के सामने पहली मरतबा आए इस सारे जिंगोइज़म, इस जंगी जुनून में अपनी पूरी कौम को मुब्तला करने के बाद, और उन्होंने बढ़ के मारने का सिलसिला जारी रखा। अभी भी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश की, और सुनिए उन्होंने खुद क्या कहा। मतलब लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि दो मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्स होते हैं उनके दरमियान जंग नहीं हो सकती, ये खुदकुशी के मुतरादिफ होता है। या तो आप ये तय कर लें कि आप अपने मुल्क और दूसरे के मुल्क और इस दुनिया के एक बड़े खित्ते को ख़त्म करने के लिए, लिटरली ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप ज़रूर शौक़ से जंग कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं करना, वैसे मुल्क ही नहीं होगा तो कौन सा भारत महान और गोल्डन इंडिया एंड ऑल दैट करते रहेंगे आप। और सेम गोज़, मतलब दोनों मुल्क जब इस तरह के हथियार रखते हों तो ये इसलिए होते हैं कि खित्ते में एक बैलेंस ऑफ पावर रहे और ये जंगें ना हों। लेकिन आप क्या कीजिए ऐसे शख्स का जिसको और कुछ शायद सूझता नहीं है या आता नहीं है या कुछ बताने के लिए नहीं है। वैसे तो बड़ा दावा करते हैं कि मैंने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, उस पर तवज्जो दीजिए साहब। आप क्यों हमारे से इतना ऑब्सेस्ड हैं? मतलब प्लीज़ मूव ऑन। पाकिस्तान पे नज़र रखेंगे, खैर क्या क्या है बंदा। ये है सूरत हाल। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा मुख्तलिफ पहलू हैं इसके जिस पे गौर किया जा सकता है। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चलकर होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद आगे हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए खित्ते में और दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज की और अस्करी सलाहियतों का लोहा हमें पता है, हमने मनवा लिया है। लेकिन ये जो पूरा बोर्ड है ये किस तरह से हमने रीडिज़ाइन कर दिया है, रीड्रॉ कर दिया है, और अब अक़वाम आलम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों की वजह से किस नज़र से देख रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ जनरल स्टाफ हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब माशाअल्लाह एक शानदार कामयाबी और बहुत सारी चीज़ें इस जंग में हुई हैं। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया, पाकिस्तानी कौम लिटरली एक सफ में आके खड़ी हो गई अपनी अफवाज के शाना बशाना, और वो पोलराइजेशन या वो तकसीम जो हमने अब बहुत अरसे से देख रहे थे या एक्सपीरियंस कर रहे थे सोसाइटी में, वो ऐसा लगा कि 2-4 दिन में ख़त्म हो गई है और हम सब सिर्फ इस सब हिलाली परचम के नीचे इसके तले जमा हो गए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान, इफ वी टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स दैट पाकिस्तान हैज़ गॉट सो फार फ्रॉम दिस वॉर, क्या है हमने जो हासिल किया है जंग में कामयाबी के अलावा ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और मैं सबसे पहले आप सबको और आपके व्यूअर्स को, पूरी कौम को दोबारा मुबारकबाद देना चाहूँगा।
एक जो आपके पाकिस्तान के एज ए नेशन स्टेट है उसकी हैसियत से उसके कद काठ के बारे में कुछ परसेप्शन थी, उससे कहीं बढ़ के ये अचीवमेंट हासिल की है पाकिस्तानी कौम ने, अफवाज पाकिस्तान। तो अभी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया भी देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, तो बहुत ज्यादा तजिया किया जा रहा है इस जंग का। और ये जो कारनामा अंजाम दिया है आर्म फोर्सेस ने और कौम ने, ये तो अभी बहुत सालों तक, दहाइयों तक आगे पढ़ा जाएगा, इससे लेसन ड्रॉ किए जाएंगे, कुछ लेसन सामने आते जा रहे हैं। अभी जो बुनियादी चीज जो हमारी कन्वर्सेशंस में आनी चाहिए पाकिस्तान में, अफराद की सतह पे, हमारे जितने फोरम्स हैं रियासत के, उनकी सतह पे, हमारे मीडिया में, हमारे जो लोग माशाल्लाह बड़े जी शौक लोग हैं हमारे एकेडमिया के अंदर, हमारी नौजवान नस्ल में जो सोच तब्दील होनी चाहिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो सिर्फ ये है कि ये जिस तरह हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा कैसे उठाना है आगे चल के, और जिस तरह पहले माजी में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं और जाया होती रही, ये अपॉर्चुनिटी कहीं जाया ना हो। और अगर ये अपॉर्चुनिटी भी जाया हो जाती है तो ये दोनों मुल्कों की अवाम की बदकिस्मती है। सर, हम तो तैयार रहते हैं अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए। जैसे सदर ट्रम्प जब ट्रेड की बात करते हैं या मसला कश्मीर की बात करते हैं, मसला कश्मीर की बात करना तो सर्टनली हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब ट्रेड की भी बात करते हैं तो हमारे वजीर आजम कहते हैं जी बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन दूसरी वही जंगी जुनूनियत है कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, हम कड़ी नज़र रखेंगे, कोई ट्रेड नहीं हो सकती, और वो जो टिपिकल रिटोरिक है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वुड द पीपल ऑफ इंडिया बाय दिस, इस इबरतनाक शिकस्त के बाद भी, लेकिन इट टेक्स टू टू टैंको। देखें, ये 10 तारीख की रात को आप ही के प्रोग्राम में खानजादा साहब के साथ जब हम ये बात कर रहे थे डिस्कस, और पिछले 2-3 दिन में मेरी बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात हुई है, और क्या पाकिस्तान बिल्कुल एक तारीख का रुख मोड़ सकते हैं बाहमी ताल्लुकात में या नहीं मोड़ सकते, इसके ऊपर बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेजॉरिटी की राय ये है कि शायद इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। सही। देखें, कोई चीजें कुछ हैं जो चीजें ऐसी होती हैं जो ओपिनियंस होते हैं, हर फर्द का एक ओपिनियन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट से, तारीख से बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं, बहुत सारे लॉजिक मिलते हैं, तो उस पर फिर ऐसा ऐसा इंसान को यकीन करना चाहिए। मुझे एक सबसे मेरे जो ज़हन में बहुत बड़े बड़े लेसन है, और एक जो बहुत बड़ा लेसन है इस वॉर का, जो हमें जिस पर गौर करना चाहिए पाकिस्तान में, वो ये है कि 10 तारीख को हमारी रिस्पांस गई, 9 तारीख तक पाकिस्तान के बारे में बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी यही बात हो रही थी कि भाई हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कौन बात सुनेगा, इंडिया का तो बहुत वजन है एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, उनकी रवाबत बहुत है, उनकी कैपेसिटी बहुत है, उनकी डिप्लोमेसी बहुत वाइब्रेंट है, उनका डायस्पोरा बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, बल्कि, और वो बहुत ही जो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, खास तौर पे वेस्ट की, उसमें उनका एक बड़ा अहम मकाम है, तो आपकी तो कोई बात नहीं सुनेगा। तो हमें डिस्पैशनेटली ये देखना चाहिए कि ठीक है, दुनिया के अंदर हमेशा माइट इज राइट वाली बात रही, और ये जो पिछली एक दहाई गुजरी है तकरीबन, खासतौर पे 7-8 साल जो पिछले गुजरे हैं, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिलेटरलिज्म भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अभी यूनिलेटरलिज्म जो ट्रेंड बन रहा है, उसके साथ साथ जिसको इंटरनेशनल थ्योरी में, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में रियलिज्म की नेकेड और ब्रूट फॉर्म कहते हैं, वो हम सब ने देखी है पिछले 7-8 साल के। लेकिन इसके बावजूद मोरालिटी की, इंटरनेशनल लॉ की, लीगैलिटी की, लेजिटिमेसी की आज भी हैसियत है। चले मान लेते हैं कि इंडिया की इंटरनेशनल अरीना में पोजीशन हमसे बहुत मजबूत थी,
लेकिन क्यों कोई भी मुल्क इजराइल के अलावा, कोई इजराइल क्यों खड़ा हुआ इंडिया के साथ, उनकी पोजीशन को फुली उन्होंने एंडोर्स किया, उसके रीजन सब। जी वो तो हम चाहते हैं। लेकिन इजराइल के अलावा किसी ने भी इस दफा उनकी पोजीशन को ना एंडोर्स किया और ना ये कहा कि जी हाँ ये अटैक पाकिस्तान में। अच्छा, एक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जनरल साहब, मुझे अब्दुल्ला साहब ये बात खत्म, काइंडली मुझे ये बात खत्म जी प्लीज। क्यों कहा? इसलिए कहा कि इंडिया ने, देखें ऐसे मामलात में क्या होता है, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी नेशन स्टेट क्या करती है, जब वो कुछ करने लगते हैं तो अपनी सारी एम्बेसीज को एक तार, एक टेलीग्राम भेजते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं जी आपने अपने कैपिटल में अपने काउंटर पार्ट से आप ये बात करें कि हमारे साथ ये बड़ी ज्यादती हो गई है और इसका हम जवाब देंगे, इसका हम पनिश करेंगे पाकिस्तान को। यही किया होगा उन्होंने, यही प्रैक्टिस है स्टेट क्राफ्ट के अंदर। लेकिन क्यों लेजिटिमेसी नहीं मिली उनके इस इरादे को कि हम यूज ऑफ फोर्स या यूज ऑफ मिलिट्री करना चाहते हैं पाकिस्तान? इसलिए कि उन्होंने एविडेंस नहीं कहीं भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने अपना मुकदमा बनाया ही नहीं उन बुनियादों पे जो कि रवायात हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो ना उनको लीगैलिटी मिली। लीगैलिटी कैसे मिल सकती थी कि अगर वो यूएनएससी में चले जाते, यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, और वो कहते, प्रूव करते, वहां क्लियरली प्रूव करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जी ये किया है और पाकिस्तान ने किया और ये उसकी एविडेंस है। तो यूएन के चार्टर में एक प्रोविजन 51 आर्टिकल में है कि सेल्फ डिफेंस में फोर्स के यूज का ऑथराइजेशन दे सकती है यूएन। तो चूंकि उन्होंने लीगैलिटी एस्टैब्लिश नहीं की, अभी जिन लीडर्स को उन्होंने एंगेज किया उन्होंने लेजिटिमेसी क्यों नहीं इनको एक्सटेंड की? क्योंकि उनको भी ये कन्विंस नहीं कर सके। तो कहने की बात ये है, मुख्तसरन बात, कि आज भी इस दुनिया में लेजिटिमेसी की, आज भी इस दुनिया में लीगैलिटी की, आज भी इस दुनिया में इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की, आज भी इस दुनिया में अमन को कायम रखने की कहीं ना कहीं स्पेस मौजूद है, कहीं ना कहीं फैक्ट और हकीकत और सच के लिए कहीं जगह मौजूद है। और जिस तरह इंडिया के मीडिया ने किरदार अदा किया वो भी उनके गले ही पड़ा, क्योंकि जब इंटरनेशनल रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एनालिस्ट नई दिल्ली में बैठ के, दीगर शहरों में बैठ के अपने इदारों को रिपोर्ट कर रहे थे कि एक क्लाउड है मिस इन्फॉर्मेशन का जहां पे खबर तक पहुंचना नामुमकिन है, तो बात में वजन वैसे ही कम हो जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए जिसे मुख्तसरन प्लीज। इससे पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? जैसे आजकल हर कोई बात कर रहा है कि अच्छा जी इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी का तो कुछ नहीं किया, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी का तो कुछ नहीं किया। भाई बात यह है कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की है, उस सस्पेंशन की ना तो कोई क्लॉज है, ना कोई डेफिनेशन है ट्रीटी के अंदर, ना कोई शक मौजूद है। ट्रू। तो यकीन रखें ये कि इंटरनेशनल अरीना के अंदर ये इस तरह का प्रेसिडेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी को सेट नहीं करने देगी। सारी दुनिया में परपेरियंस हैं, सारी दुनिया में लोग हैं, एब्सोल्युटली, तो ये कोई नहीं करने देगा। तो पाकिस्तान के बहैसियत नेशन स्टेट इत्मीनाद में इजाफा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में इजाफा होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल अरीना में जाके लॉ फेयर की डोमेन में इत्मीनाद के साथ बात करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि यूनिलेटरलिज्म और जितने भी और टेंडेंसीज पिछले चंद सालों में इंटरनेशनल अरीना में नजर आई हैं, उसके बावजूद जब you have a case, when you have a case which can stand the test of established practices in international arena, तो there is lot of space कि आपको केस जीतेंगे। Absolutely. तो बहुत ज्यादा उस सस्पेंशन पे भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वो फिक्र की बात नहीं है। और वैसे भी इंडिया शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में उसका कुछ कर भी नहीं सकता, मतलब देयर इज नो वे फिजिकली कि जिस पे वो हमारा पानी बंद कर सके या रोक सके। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम। लेकिन हमारे भी तो कुछ टेक अवेज होने चाहिए, बहैसियत फैमिलीज, बहैसियत इंडिविजुअल्स, बहैसियत अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। आप देखें कि ज़रूर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जब हम खाने की टेबल पे बैठते थे, तेरा कायद मेरा कायद, तेरा लीडर मेरा लीडर, ये डिफरेंसेस थे ना, रिश्ते ख़राब हो रहे थे, दोस्तियाँ ख़राब हो रही थीं, बहन भाइयों के दरमियान दरारें आ रही थीं। जब हम सबकी एक कॉज होती है और हम सब मिल के खाने की मेज़ पर सिर्फ ये बात करते हैं कि क्या वाह पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया और वाह हमारा कौमी वक़ार और हमारी जो अहमियत है और हम उसमें इजाफा हुआ, तो माहौल भी कुछ और होता है, घरों का भी, दोस्तों का भी,
और दफातर का भी। सो यस, वी शुड थिंक अबाउट इट मोर। अभी हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पे। जनरल साहब बात कर रहे थे, जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक इंडिया वाटर कमिश्नर हैं। शाह साहब शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले तो आपसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान भारत में सीज फायर तो हो गया, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी वाला मसला अभी, मतलब इंडिया ने कहा है जी हम हमारी सस्पेंशन ही है इसकी। भारत बदस्तूर पानी रोकने वाली पोजीशन में है, नहीं है, रोक सकता है? पाकिस्तान के लिए कितने खतरे की बात हो सकती है, बताइएगा प्लीज। देखिए, इसमें ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये एक पैकेज है। इसमें वेस्टर्न रिवर, जेलम, चनाब, इंडस पाकिस्तान के पास हैं और रावी, सतलज, ब्यास इंडिया की। अब हेल्ड इन अबेंस या सस्पेंशन का मकसद तो फिर जो है कि ये हमें जो पानी मिल रहा है उसको वो जो है वो हमें नहीं जाते, या इसमें ट्रीटी के तहत जो मैकेनिज्म है जो कि सेफ गार्ड वर्ल्ड बैंक ने हमें दिए हैं, अगर वो इंडिया अडॉप्ट नहीं करता तो हमें तो ये मटेरियल डैमेज का जो है ये खदशा है कि हमारे पानी को कई बाहर डाइवर्ट न कर लें। जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो ट्रीटी वायलेटिव ना हो। और इसी तरह जो मैकेनिज्म जो हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए चल रहे हैं एट द लेवल ऑफ द कमीशन है, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास हैं, अगर ये सस्पेंड रहते हैं तो अल्टीमेटली तो हमें इसका बहुत नुकसान होगा। और पानी के बगैर तो जाहिर है कि ये एक जैसे कि टेररिज्म में जो चीजें जो डिनाई कर दी जाती हैं, बेसिक जो यूज की चीजें हैं, अगर इंडिया ये डिनाई कर देता है तो मैं समझता हूं कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू भी बनता है, इन एडिशन टू टेकिंग अप दिस इशू एट द लेवल ऑफ द कमीशन या वर्ल्ड बैंक के साथ। अच्छा शाह साहब, अब तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि हम इस सूरत हाल से तो सुरखरू होकर निकले हैं। अब मुज़ाकरात पर जब बात जाएगी तो हम क्या रखें अपना केस? हमारा अपर हैंड क्या हो सकता है? इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हो तो हमारे क्या मुतालबात होने चाहिए? क्या बगलियार और किशन गंगा के होते हुए हम अपना केस पुट कर सकते हैं? नहीं, देखिए जी, ये किशन गंगा और बगलियार भी जो बने हैं वो टीटी की प्रोविजन को बुरुएकार लाकर बने हैं और बाकायदा मैकेनिज्म रेजोल्यूशन का हुआ है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया था किशन गंगा का, और बगलियार का डिसीजन न्यूट्रल एक्सपर्ट ने दिया था। तो उनके डिसीजन जो है हमें ये कबूल हैं, लेकिन ये है कि इंडिया जो है यूनिलेटरली अगर ये प्रोसेस ही बंद कर दे या अपने प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ना दे, हमें ऑब्जेक्शन का राइट हमसे ले ले और पानी को आउट ऑफ बेसन डाइवर्ट कर दे, तो वो तो ट्रीटी की जो है वो स्पिरिट नहीं है। तो लिहाजा जहां ये एक ट्रीटी वायलेट हो रही है, ट्रीटी की एक फ्लैग्रेंट ब्रीच है मैं समझता हूँ, और इसको हर फोरम पर उठाना चाहिए है। इसके लिए जो है लॉबिंग करनी चाहिए है और इमीडिएटली हमें इंडिया को टेबल पर लाकर या जिस तरह भी मुमकिन हो वो ये ऐलान करे कि हम ट्रीटी का जो हेल्ड एंड अबेंस है या इसकी टेम्परेरी सस्पेंशन है हम उसको बहाल करते हैं, और जो फैसले आते हैं चाहे कमीशन लेवल पे हो, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हो, वो ज़ाहिर दोनों पार्टियों को कबूल करनी चाहिए। अच्छा सर, बीच में शरारत कर रहा था, कभी पानी छोड़ देता था, कभी पानी रोक लेता था, ये हमने देख लिया। इस दौरान ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस पानी पर इन्हिसार क्या बहुत ज़्यादा है? क्या हमें और कुछ तरीके अपनाने चाहिए अपना बंदोबस्त करने के लिए? भारत की तबीयत तो आपको पता है, जब तक नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी चलता रहेगा, शायद, होपफुली ना हो। गुजारिश ये है कि पानी के लिए हम डैम बनाएंगे तो पानी तो जो है ये एलओसी के दूसरी तरफ से आता है ना, जेलम का हो, चनाब का हो। जाहिर है कि इंडस का जो है हमारे एरिया में ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन डैम तो तब भी कारआमद होंगे कि ऊपर से पानी चलता रहे। अगर इंडिया ये पानी जेलम और चनाब का डाइवर्ट कर लेता है या रोक लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहता हूँ अगर ये पानी चलता आ रहा है तो डैम्स की तो जरूरत है, हमें फ्यूचर डैम्स भी बनाने चाहिए, हमें वाटर मैनेजमेंट भी जो है ये करनी चाहिए विद इन पाकिस्तान, ताकि हम पानी को सेव कर सकें। हमें क्रॉप्स ऐसे ही जो है वो लगानी चाहिए जो कम पानी पर ज्यादा झाड़ दे दें। तो ये दो फ्रंटियर हैं, एक विद इन पाकिस्तान है, एक वैसे भी पानी तो एहतियात इस्तेमाल करना चाहिए, आ रहा हो या ना आ रहा हो, मतलब वी शुड ऑल ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स नाउ, इट्स इनफ। जी, कल ज़बरदस्त परफॉर्म किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने और आज भी मुस्बत आगाज़ ही हुआ है। इत्तलात
कि पाकिस्तान भारत के सीज फायर के बाद पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ एक बार फिर मामूल पर आती दिखाई दे रही हैं, आ गई हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल भी तारीखी तेज़ी देखी गई थी। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। इससे पहले IMF पाकिस्तान को अगली किस्त की मंजूरी दे चुका था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। इसी में बात करेंगे, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के वज़ारत ख़जाना के खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब शुक्रिया। आज भी मुस्बत आगाज़ ही हुआ सीज़ फायर के बाद। हम देख रहे हैं कि एक बेहतरी नज़र आ रही है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में, ओवरऑल भी एक स्टेबिलिटी है। सो कितना पॉजिटिव है ओवरऑल ये सिनेरियो पाकिस्तान की मईशत के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें काफ़ी अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तरह से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद एक पीस रैली चली है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, और आपने देखा है ग्लोबली भी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं चाइना और अमेरिका को लेकर कि जिसकी वजह से ग्लोबली जो है वो मार्केट्स थोड़ी बेहतर हुई हैं और पाकिस्तान में बहुत बड़ी रैली बनी है, हिस्टोरिक रैली बनी है और 9.5% तकरीबन जो है इजाफा हुआ है एक दिन में। और इसकी एक बड़ी वजह आपको पता ही है कॉन्फिडेंस का बहाल होना। और पाकिस्तान की रैली बड़ी क्यों है, ये पाकिस्तान का जो रिबाउंड हुई है मार्केट वो बड़ी क्यों है। इवन आप इंडिया की तरफ देखें तो अगर आप दिन का आगाज देखें और ड्यूरिंग द डे जो रैली हुई वो तकरीबन कोई 3.5% के अराउंड हुई। हमारे यहाँ 9.5% की अराउंड हुई, तकरीबन कोई रफली को 3 टाइम्स। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ IMF की एक बहुत बड़ी सपोर्ट आई है। IMF की तरफ से जो है हमें 2 जो है फंड्स जो है वो अप्रूव हुए। एक तो आपको पता है जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, जो ऑनगोइंग IMF का प्रोग्राम है, उसके अंदर $1 अरब की अप्रूवल हुई है और $1.4 बिलियन जो ये माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए जो प्लान पाकिस्तान ने दिया उसको भी अप्रूव किया बोर्ड ने। और बोर्ड की अगर आप IMF की पूरी अगर डिटेल देखें तो बहुत इंकरेजिंग है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स में कमी है और वो पिछले 10 दिन में इंटरेस्ट रेट्स में कमी हुई। तो ये सारे वो अशारिये थे जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो वेट कर रहा था और जैसे ही अनसर्टेनिटी की फिजा क्लियर हुई और इन्वेस्टर ने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे ज्यादा किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपसाइड बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आता है। अच्छा बताइएगा खुरम साहब, जाहिर है इन मुश्किल दिनों में भी पाकिस्तान प्रोग्राम की किस्त का इजरा, अब इस नज़र से देखा जा रहा है कि आलमी इदारों को भी पाकिस्तान पर एतमाद है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है कि इन हालात में भी जो बज़ाहिर तो बड़े मुश्किल थे, मतलब जंग में थे हम लोग, ये किस रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो IMF की सपोर्ट है, जिस तरह से IMF के बोर्ड का अप्रूवल हुआ है और IMF की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं कि पाकिस्तान ने कैसे ये जो रिव्यू गया इसमें किस तरह से इस रिव्यू को कंप्लीट किया, किस तरह से इस रिव्यू से रिलेटेड जितने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे वो किस तरह से कंप्लीट किए और उसमें बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर कोई ऐसे गैप्स हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे बेंचमार्क्स जो है कंप्लीट किए हैं पाकिस्तान ने। और ना सिर्फ ये बल्कि जो फॉरवर्ड लुकिंग आप एक आप देखेंगे कि जो है एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिसके थ्रू हम सारे बेंचमार्क्स इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और साथ साथ आप देखें ग्लोबल रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं हमारे यहाँ। अगर आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट सर्वेस देखें तो वो इस बात की जो है वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, खासकर जो आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल भी और लोकल भी, और ये सब इस चीज की जो है गवाही देते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ये टर्न अराउंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है और ये अब जो है कन्वर्ट होगा सस्टेनेबल ग्रोथ में। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, हम लंदन अभी होकर आए हैं और एक इन्वेस्टमेंट रोड शो था, इसके बावजूद कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और हम इन्वेस्टर से मिले। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो है इसको लीड किया और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात की और वो सारे इतने एडमेंट थे इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में। और कंपनियां थी हमारी 8 से 10 जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, PSX खुद था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी थी बड़ी। इन सब ने जो है इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की। इन्वेस्टर्स ने इन्हें एक अपनी एक इंटरेस्ट बताया कि जी किस तरह से पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं और अगर ये प्रोसेस चलता रहा स्टेबिलिटी का, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का, वो कहते हैं ना स्टे द कोर्स, ये चलता रहा तो इन्वेस्टर जो है वो आएगा। और ये इस कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान ने अचीव की है, इस कॉन्फ्लिक्ट, आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फिडेंस रीजन में इंप्रूव हुआ है पाकिस्तान का बहुत ज्यादा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ा है जो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से भी। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू होगी और आप देखेंगे ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में, बल्कि आपको FDI की सूरत में और लोकल इन्वेस्टर की सूरत में होती भी नजर आएगी।
चलिए लेट्स सी, होपफुली इन्वेस्टमेंट बढ़े, मजीद आए। सर सीज़ फायर है, IMF है और इसके साथ साथ ट्रंप का तजारत बढ़ाने का भी ऐलान है। ये सब सामने रखें तो उम्मीद होती है कि माशी हालात कुछ मजीद बेहतर होंगे। सो क्या जो बजट आप तैयार कर रहे हैं इसमें आवाम को किसी सूरत रिलीफ देने का कोई इरादा है? कुछ रिफ्लेक्शन इसकी नज़र आएगी या अभी टफ टाइम बाकी है हम सबका? देखिए, कोशिश यही है और ये भी प्रोसेस चल रहा है और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर बजट दिया जाए और एक बैलेंस्ड बजट हो जिसमें सबका फायदा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बिजनेसेस हो, इंडिविजुअल्स हो, सबका फायदा हो। और ऑफ कोर्स ये भी देखना है हमने, हम फंड प्रोग्राम में हम जो है किस तरह से फंड की जो कंडीशंस है उनको भी पूरा करें। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट जी, उसका वक्त आने दें, उस वक्त आपको पता चलेगा कि बजट में जो है क्या क्या आ रहा है, क्या क्या अप्रूव हुआ है, किस तरह से हम आगे लेके चलेंगे इस इकोनॉमी को इंशाल्लाह। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप देखें कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है और खासकर ये अमेरिका और चाइना की जो टैरिफ वॉर है इसमें सेटल डाउन होती हुई चीज नजर आ रही है। तो आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस का नीचे जाना, और रशिया ने भी इस चीज की जो है निशानदेही की है कि यूक्रेन के साथ जो है अपनी वॉर को जो है वो काम डाउन करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें हिंट करती हैं टुवर्ड्स बेटर रिकवरी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी इन पर्टिकुलर। तो मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड हमारा बड़ा पॉजिटिव है इंशाल्लाह जी। थैंक यू खुरम साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के बाकी मैचेस के लिए 17 से 25 मई की तारीखें तय कर ली हैं। जराए बता रहे हैं कि 4 लीग मैचेस डबल हेडर की सूरत में रावलपिंडी में कराने की तजवीज़ पर गौर किया गया है और 2 रोज़ आराम के बाद प्ले ऑफ मैचेस लाहौर में कराने की तजवीज़ भी सामने आई है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि ज़्यादातर जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो दुबई से अपने घरों को जा चुके हैं। बहुत कम ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो अभी इवेंट के लिए दस्तयाब हैं। इनमें से एक डेविड वार्नर भी हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक डेविड वार्नर PSL के बाकी मैचेस के लिए पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। PCB का कहना है कि पूरी कोशिश है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को बाकी मैचेस में शामिल रखा जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर मकामी खिलाड़ियों की मदद ली जाएगी और इस तरह हमारे नए टैलेंट को मौका भी मिल जाएगा। फैज़ान लखानी हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, अभी स्टेटस क्या है? मतलब ठीक है डेविड वार्नर है, बाकी कौन कौन है तमाम टीमों में जो अवेलेबल होंगे, अवेलेबल हो सकते हैं, और जो नहीं होंगे उनकी जगह क्या रूल्स में कुछ तब्दीली की जाएगी? देखिए, बहुत सारी चीजें अभी स्टिल अंडर डिस्कशन है। एक चीज जो तय कल लॉक हो चुकी थी वो ये थी कि विंडो 17 से 25 की होगी। अब इसके बाद अगले फेज में प्लेयर्स से यहाँ पे डिस्कशन जारी है। अब भी आज सुबह तक भी डिस्कशन और नेगोशिएशन प्लेयर्स की चल रही थी। काफी सारी फ्रेंचाइजेस अपने प्लेयर्स को काफी हद तक राजी करवाने पे मान भी गई हैं, राजी करवाने में कामयाब भी हो गई। बेन मैकडर्मट भी इनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान आने के लिए राजी है। दीगर टीमों के प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान आने के लिए लीग के बकिया मैचेस के लिए तैयार है। लेकिन अगर रोस्टर पूरा ना हुआ तो फिर उसके हवाले से 2-3 ऑप्शंस जेरे गौर है। एक बुनियादी ऑप्शन जो पहली तजवीज ये है कि रोस्टर पूरा ना होने की सूरत में इमीडिएटली एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कराया जाए। उन प्लेयर्स को उस रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में रखा जाएगा जो फौरी तौर पर पाकिस्तान आने को तैयार हो, तो उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर PSL के बकिया मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल किया जा सके। उसके अलावा एक तजवीज ये भी है कि जो मैंडेटरी रूल होता है कि फाइनल 11 में इतने सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए, उसको ट्वीक कर दिया जाए, उसको लिमिट कर दिया जाए कि चले ठीक है 4 नहीं, 4 के बजाय 2 फॉरेन प्लेयर्स हर टीम में हो, तो उसके बाद आपके मुकामी प्लेयर्स को खेलने का भी ज्यादा मौका मिलता है। अगर ये रूल्स ट्वीक होते हैं तो 4 ओवरसीज प्लेयर्स का नंबर भी 4 ओवरसीज की जगह फिर वो फॉर्मेशन कुछ तब्दील होगी। देखिए, अगर ये उस सूरत की बात है जब आपके पास पूरा रोस्टर ऐसा मुकम्मल नहीं होता कि टीमें 4-4 या जो भी नंबर उनको फील्ड करना है वो फील्ड कर पाए उस पर्टिकुलर मैचेस के दौरान, तो ये चीज उसी वक्त में भी आज शाम तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से। इसमें जाहिर है इसकी कॉस्ट भी है फैजान, मतलब जो खिलाड़ी चले गए हैं अगर वो वापस आते हैं या उनकी जगह कुछ नए आते हैं, इज दैट नॉट एन एडेड कॉस्ट फॉर द फ्रेंचाइज ओनर्स? देखिए, कोई भी कॉस्ट जो है वो PSL के ब्रांड से बढ़ के तो नहीं है, क्रिकेट से बढ़ के तो नहीं है। तो यहाँ पे हर किसी का एक मुत्तफिका ये तो यहाँ पे एग्रीमेंट है कि PSL और इस ब्रांड के लिए सबको अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना ही होता है, और उसमें मेजरली कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करता है और फ्रेंचाइज ओनर्स भी करता है। लेकिन इस वक्त फ्रेंचाइजेस के या PSL के अखराजात से ज्यादा अहम चीज PSL के ब्रांड और इस क्रिकेट लीग को बहाल होना है। तो आई थिंक इस पे एब्सोल्युटली वो हो ही जाएगा। उधर IPL के बारे में क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, IPL ने भी अनाउंस कर दिया, उसको भी अब बहाल करने जा रहे हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी एक लिमिटेड अंदाज में उसको बहाल करने जा रहे हैं।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि हम अपने किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करेंगे कि जाके इंडिया खेले, बल्कि वो अगर कोई प्लेयर बैकआउट करना चाहता है आईपीएल के रिमाइंडर से, कोई प्लेयर ये कहना चाहता है कि हम नहीं खेलेंगे, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उसका साथ देगा। तो और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मिच मार्श की फैमिली के हवाले से भी ये बात आ रही थी कि जब धर्मशाला के जिस तरीके से धर्मशाला में कैओस हुआ था, जो जहां पे मिडवे उनको मैच मुलतवी करना पड़ा, मैच कॉल ऑफ करना पड़ा, उसने एक बड़ा बुरा इंप्रेशन एटलीस्ट पंजाब और दीगर टीमों के जो टीम है उस वक्त धर्मशाला में मौजूद थी उसके प्लेयर्स के जहनों पर डाला। तो वो थोड़े से ऑफ कोर्स रिलक्टेंट होंगे कि दोबारा जिस अंदाज में क्योटिक अंदाज में धर्मशाला की सारी सिचुएशन को हैंडल किया गया था, उसके बाद वहां पे तो रिलक्टेंस मौजूद है। बट आई होप कि पीएसएल एज कंपेयर टू आईपीएल एक अच्छे खुश और असलूबी से अपने अंजाम तक पहुंचने के करीब होगा। अच्छा, और रावलपिंडी से शुरू करें, क्योंकि बताएं ना आपको रावलपिंडी स्टेडियम के बारे में एआई जनरेटेड इमेजेस दुश्मन ने भरमार की हुई है उसकी। सो इंशाल्लाह जब मैच हो जाएगा 17 को तो वो देख ही लेंगे कि क्या पता नहीं क्या बना के एआई से सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। और पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया भी इनफैक्ट जिस तरह की कवरेज करता रहा, तो खैर उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो पीसीबी की तजवीज है वो यही है कि रावलपिंडी में लीग का जो रिजम्पशन के बाद लीग के इब्तिदाई में जो बकिया मैचेस है लीग के, जो लीग स्टेज के जो मैचेस है वो रावलपिंडी में कराया जाए और फिर प्ले ऑफ और फाइनल वो लाहौर में कराया जाए। बट यहाँ बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और जाहिर है एक जंग हुई है, सीज फायर के बाद हम वापस आए हैं एक जंगी सूरत हाल से, उसके क्या असरात होंगे खित्ते पे, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं या क्या सीख सकते हैं, तमाम अहम बातें हैं। डॉक्टर आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, इंडिया में जो तनाज़ा चल रहा था और फिर बात जंग तक आ पहुंची, इब्तदाई दिनों में अमरीकी हुकूमत या जो बासर लोग हैं उन्हें अंदाज़ा था कि ये दोनों मुल्क यहाँ तक पहुँच जाएंगे? मेरे ख्याल में खदशा तो सबको था, क्योंकि देखिए बात ही शुरू होती है कि दो न्यूक्लियर एटमी हथियारों के साथ लेस ममालिक, जब भी पाकिस्तान इंडिया की बात होती है तो पहला जुमला ही होता है। तो खदशा हमेशा होता है कि ये बात कहाँ निकलेगी, तो फिर बात कहाँ तक जाएगी। लेकिन क्या अंदाज़ा था? आई डू नॉट थिंक अंदाज़ा था। आई डू नॉट थिंक हमें भी अंदाज़ा था, भारत को यकीनन अंदाज़ा नहीं था। और उसकी मुराद ये है कि एक होप हमेशा ये होता है, एक अंदाज़ा शायद ये होता है, ख्वाहिश ये होती है इस लेवल तक पहुंचने से पहले एस्केलेशन जो है वो थम जाएगी, कोई रीजनेबल एटीट्यूड्स आ जाएंगे। पाकिस्तान को ये लगता था कि भारत से रीजनेबल एटीट्यूड्स नहीं आएंगे और यही हुआ। जहाँ तक आपका ताल्लुक है सवाल का अमेरिका से, तो मेरे ख्याल में शायद उनको डर ज़रूर था कि यहाँ ना पहुँच जाए, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था यहाँ पहुँचेगा। और ख़ुसूसन जो हमने आखिरी रात में कार्रवाई देखी, जब भारत ने एक बार पहले हमारे बेसिस पे अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद जब बेसिस पे अटैक होना शुरू हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया जो थी बिलशुमूम अमेरिका के, उसकी तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई। इट इज़ ट्रू हाउएवर कि मेरे ख्याल में अमेरिका भी इस काम में रिलक्टेंटली आया है। ट्रंप साहब की जो पहली स्टेटमेंट थी, शायद वो सच्ची स्टेटमेंट थी कि ही वुड हैव प्रेफर्ड कि उनको इसमें ना पड़ना पड़े, लेकिन हालात जो थे वो फिर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन। अच्छा, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वो रिलक्टेंटली आया है, उसको अंदाज़ा नहीं था, ख्वाहिश तो यही थी कि हालात यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन फिर अमेरिका ने किरदार अदा किया और ट्रंप साहब इसका भरपूर क्रेडिट भी ले रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं बज़ाहिर। तो ट्रंप साहब को ये सीज़ फायर कराने में क्या सियासी फ़ायदा हुआ होगा या होगा? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका। ट्रंप साहब जो भी करते हैं उसमें ट्रंप साहब का कोई फ़ायदा होना ज़रूरी होता है, ना सिर्फ अमेरिका का। और मेरे ख्याल में ये भी सच है कि वो रिलक्टेंटली आए हैं, वो शायद आना नहीं चाहते थे शुरू में। इसमें बहुत से और किरदार भी हैं। जेडी वैंस का किरदार है भारत से बात करने में, सेक्रेटरी मार्को रूबियो का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान से खुसूसन बात करने में, दोनों से। उसके अलावा सऊदी अरेबिया जिनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हुए थे, उसके अलावा यूएई, ये तमाम एक तरह से गारंटर्स हैं इस सारे सीज फायर के, और पाकिस्तान को इनको पुश करना चाहिए। जी हम आपकी वजह से आए, हम ट्रस्ट नहीं करते, बट वी ट्रस्ट यू कि आप इसको अब इम्प्लीमेंट कराएंगे, इसके जितने भी कवायफ हैं सीज फायर के और गुफ्तगू के और दूसरी बातों के। जहाँ तक सवाल है ट्रंप साहब का, तो मेरे ख्याल में उनका एक शायद ज़ाती इंटरेस्ट ये है कि वो एक्चुअली बिलीव करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए,
क्योंकि बराक ओबामा को मिला था। जब वो आए थे तो वो सोचते थे मैं यूक्रेन खत्म कर दूंगा 2 दिन में, उसके बाद 5 दिन में मैं गाजा का मसला हल कर लूंगा, 12वें दिन मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अब जब वो इस मसले को देखते हैं तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ हिम फील्स कि शायद अगर मैं यहाँ कुछ कर गुजरा तो मे बी दिस इज इवन ए बेटर बेट, एंड आई होप ही इज राइट। hope is right in that. Strategically, एक अमेरिका को खदशा ये हो सकता है पाकिस्तान के हवाले से कि यार ये चीन के बहुत ज़्यादा करीब ना हो जाए सारी कार्रवाई में, और पहले ही कितने करीब हो चुके हैं। और भारत की तरफ से उनका मेरे ख्याल में खदशा ये है कि जिस मुल्क को उन्होंने चौधरी बना बैठाए थे उसमें तो इतनी सलाहियत ही नहीं है। अच्छा, आप चीन का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है यहाँ बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान को जंग में जो मदद मिली बल्कि बरतरी मिली, इसमें बहुत तक चीन के साथ हमारे दिफाई ताउन का भी हिस्सा है। फिर जब सीज़फायर हुआ तो इसमें अमेरिका का किरदार था। पाकिस्तान को अब आगे दोनों के साथ चलना है। चीन हमारे साथ है, चीन हमारे साथ किस तरह खड़ा रहा, खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा, ये भी हम सबको पता है। तो क्या पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों को साथ बैलेंस करके चल सकता है? जी, आई थिंक अनदर एक्सीलेंट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच ये पूछने का। देखें, जहाँ तक तो सवाल ये है कि अमेरिका ने क्यों ये रोल अदा किया, चीन ये रोल अदा कर नहीं सकता था। इसलिए नहीं कर सकता था कि भारत जो है उसको खुद बजाते खुद हरीफ समझता है। सो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके पास लेवरेज है भारत पे भी और पाकिस्तान पे भी बहुत, IMF की भी बात हो रही थी दूसरी, और एक हिस्टोरिकल भी है। लेकिन जो 2-4 ममालिक हैं, और 2-4 ही हैं, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, इन एन ऑड वे शायद रशिया है, लेकिन रशिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से नहीं। लेकिन ये एक जियो स्ट्रेटेजिक जो आपका मैप है उसमें यही ममालिक ये रोल अदा कर सकते हैं। जो दूसरा आपका हिस्सा है सवाल का, वो इससे ज़्यादा अहम है कि क्या पाकिस्तान दोनों के साथ चल सकता है। पाकिस्तान को दोनों के साथ चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को आई बिलीव सिर्फ पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान के सामने चॉइस ये नहीं है कि मैंने किसको पुगना है, किस टीम में जाके खेलना है। आई थिंक दैट कोल्ड वॉर मेंटालिटी इज रॉन्ग। पाकिस्तान की टीम एक ही होनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो अभी तक मौकफ रहा है नीवे नीवे का, दैट इज करेक्ट। नीवे नीवे से मेरी मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज टू कि यार चीन से अमेरिका को ये कहना है कि चीन से हमारी बड़ी गहरी पुरानी दोस्ती है, तुम जो मर्जी कर लो, वी आर नॉट बैकिंग आउट। और चीन को भी ये जाहिर करना है, और चीन हमें पुश भी नहीं कर रहा कि वी डू नॉट वांट हम इस हाथियों की जंग के बीच में आना। हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। चीन से हमारी जो एक हिस्टोरिकल ताल्लुक है वो इतना स्ट्रांग है कि इन चीज़ों से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वी हैव टू एक्सप्लेन दैट बोथ टू चाइना एंड टू US। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ये याद रहे कि पाकिस्तान की चॉइस इज नॉट बिटवीन ये पावर है कि वो पावर है, या आज ऊपर कौन है कल ऊपर कौन है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट हैज टू बी पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वेरी नाइसली समझा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए, और चीन हमारा आइडन ब्रदर है और रहेगा इंशाल्लाह। हमें चीन को भी साथ लेकर चलना है, हमें अमेरिका को भी बताना है कि चीन हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम उसके साथ दोस्ती को किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और चीन आई एम श्योर वो तो हमें समझते ही हैं और हम उन्हें समझते हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और कल हमने अब्बास बुखारी को लिया था प्रोग्राम में, जो कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत वायरल हैं। आज हमारे अपने जाने माने ताबिश हाशमी हमारे साथ हैं, क्योंकि एक था वो सिलसिला जो हम सब यहाँ मीडिया में कर रहे थे, फिर एक वो हमारे फ़ौजी जवान और हमारे अफसरान और हमारी पाक अफवाज जो सरहद पर जो असल मार्का था वो लड़ रहे थे। एक हमारे मीमर्स ने भी मैदान संभाला हुआ था, और दुनिया में और ख़ित्ते में एटलीस्ट हमने अपनी डोमिनेंस बिठा दी है, बता दी है, साबित कर दी है कि भाई हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर सुप्रीम है। और हमारे पुलिस वाले, मतलब लोग अक्सर सीरियस चीज़ें जो हैं मजाक में उड़ा रहे थे। पुलिस वाले, मैं देख रहा था लाहौर से फुटेज है, वो कहते हैं यार वो लोगों के तरले डाल रहे हैं, प्लीज़ हमें ड्रोन जो आपने कंधे पे उठाया है वापस कर दो, जो भारतीय इजरायली ड्रोन था। अच्छा जी, ताबिश हाशमी हमारे साथ। ताबिश साहब शुक्रिया, वक्त दिया। ताबिश, 2 न्यूक्लियर मुल्क जाहिर है जंग के दहाने पर क्या जंग में चले गए थे, बड़ी टेंशन वाली सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानियों ने सारे मामले को हैंडल किया, and at times to be honest नॉन सीरियस लिया, तफरीह का जरिया ही बना दिया, मजाक का जरिया ही बना दिया। क्या आपको पता था कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही अच्छा है और हम इतने ही लाइट हार्टेड हैं, कि आपके लिए भी सरप्राइज था? नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। एक तो हमारा नॉन सीरियस एटीट्यूड इस वजह से नहीं था कि हम जंग को सीरियस नहीं लेते,
इसलिए था कि एक तो हम जंग देख बहुत सारी चुके हैं, दूसरा हमें इतना कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि हमें लगा कि यार ये सब बच्चे हैं, उनको देख लेंगे हम। तो कभी सीरियस एटीट्यूड आ ही नहीं पाया। इनफैक्ट मैं, क्योंकि जिस दिन जंग लगी है मैं अमेरिका आ गया था, मेरी बेगम वहां मौजूद थी और यहाँ पे सब परेशान थे। सबको मैंने यही कहा, भाई परेशान तो मैं हूँ, हमारी बेगम है इस वक्त लाहौर में, पता नहीं क्या हाल करेंगी इंडियन फौज का। तो वो हम यहाँ पे भी काफी बड़े रिलैक्स थे लोग, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन आवर आर्म्ड फोर्सेस। दैट कॉन्फिडेंस आल्सो, यू नो, फिर आपको गुंजाइश मिल जाती है और चीज़ें करने की। ये दुनिया मानती है ताबिश भाई कि हमारा मीम गेम जो है इंडियन से काफ़ी बेहतर है। मतलब उनके बहुत शोज होते हैं, रियलिटी शोज, रोस्टिंग, फलाना ढिमकाना, लेकिन मतलब आप देख लें द काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर दैट वी हैव डिस्प्लेड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सुप्रीम। और हर बार ही हुआ है, यानी हम अपना मजाक उड़ाने में भी हद ही कर देते हैं और ये तो फिर दुश्मन था। सो ये कोई नेचुरल टैलेंट है हमारी कौम में या कुछ खित्तों में ज़्यादा है, या वो तो हमें पता है कहाँ कहाँ ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल भी बहुत भरपूर है। बिल्कुल बिल्कुल नेशनल टैलेंट है। जिस तरह वो शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, हम बड़े बैटल हार्डेंड हैं, हमने ये सब देखा हुआ है, बड़ी करीब से देखा हुआ है। और जिस तरह से फिर इंडियन मीडिया ने इसको ट्रीट किया, वो तो जिस तरह वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की निकाली जान, आसमान से गिराया पाकिस्तान का विमान। अरे कोई मुशायरा थोड़ी है भाई, ये जंग हो रही है। वो खुद इसको इस तरह से हमें बयान कर रहे थे कि हमें लग रहा था भाई ये उनके टीवी का कोई ड्रामा है, तो हम उसको इस वजह से भी सीरियस नहीं ले पाए ज्यादा। जितने माशाल्लाह जितने बेहतर उनके टीवी ड्रामे होते हैं उतना ही स्टैंडर्ड उनके न्यूज़ मीडिया ने भी सेट किया है। मतलब वो कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही है। अच्छा ताबिश साहब, अब आम तौर पर ये कहा जाता है कि और हम खुद भी कहते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन एक जैसे कपड़े पहनते हैं, ज़ुबान एक है, खाने एक हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इस बार लगा कि हम तो बड़े अलग लोग हैं। मतलब इंडिया में जिस तरह का सरकारी फ़ौजी मीडिया और अवाम में जंगी जुनून, जिंगोइज़म, मार दो, जला दो, बेड़ा गर्क कर दो, मतलब मौत को सेलिब्रेट करना, जंगों को सेलिब्रेट करना, सीज फायर पे अफसोस करना, हम मुख्तलिफ हैं। नहीं, ऐसे ये कहना तो एक बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी कि सब लोग ऐसे ही होंगे। हम जिस तरह वॉर मॉन्गरिंग वो कर रहे थे, बहरहाल मेरे काफी रिश्तेदार रहते हैं, मेरे काफी करीबी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, हमारी तरह ही परेशान थे कि यार जंग क्यों हो गई, क्या है, कितने मासूम लोग डिस्टर्ब होंगे। ये सेंटिमेंट वहां से भी आता था, सेम वॉइसेस दोनों साइड्स पे थी। बहरहाल सेम वॉइसेस थोड़ी हमारी साइड पे ज्यादा थी, हम उसको ह्यूमर की तरह ट्रीट कर रहे थे। वी वर नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट इट, एस्केलेट इट, बट वहां से ऐसा लग रहा था घुस गया है इंडिया, भाग गया है पाकिस्तान, कराची हमारे कब्जे में है, ये है वो है। कहाँ है, कहाँ है? हम इंशाल्लाह मैच करा रहे होंगे उसी रावलपिंडी स्टेडियम में जिसको वो बर्बाद वो उड़ा चुके हैं पूरा। उसे वीडियोस शेयर कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा ताबिश भाई कि अब सीज़ फायर है और लेट्स सी इंशाल्लाह अमन ही रहे, ये कोई सुलह तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तिदा है। लेट्स सी आगे कहाँ जाती है बात। जब पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे तो शायद एंटरटेनमेंट या जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज था उस पर भी बात हो या ना हो। बतौर परफॉर्मर आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में सकाफती बंदिशें ख़त्म होंगी तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा? हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट यही कहता रहा है कि बॉर्डर से आजाद होना चाहिए आर्ट। किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कोई नफरत अंगेज बात भारत के अगेंस्ट नहीं की होगी। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि ये एक्सचेंज होता है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत जाते हैं और 19-20 हो जाती है, वो फौरन बड़ी बदतमीजी के साथ हमें वाइप आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी फिल्मों से, अपने मुल्क से। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी कोई इंडियन यहाँ आया है, कितनी ही नामुनासिब गैर मुनासिब हालात में आया हो, कभी भी किसी आर्टिस्ट की, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क के आर्टिस्ट की कभी बेइज्जती नहीं की गई। चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो किसी और मुल्क के हों, इज्जत दी गई हमेशा आर्ट और आर्टिस्ट को। जंग के हालात में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको पकड़ा हो। जिस तरह पिछले कई साल में हमने देखा कि वहाँ शकील सिद्दीकी की वो निकाल दिया गया अचानक इंडिया से, फवाद खान की फिल्म खत्म कर दी गई, हानी आमिर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। ठीक है भाई, जंग है, जज्बाती फैसले होते हैं, मगर जिस तरह से वो फिर गालियों पे उतर आते हैं, आई डोंट थिंक कि जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा ना तब तक ये अभी थोड़ी दिन सब्र कर ले। अभी है थोड़ी लड़ाई की हुई, हमने नाराजगी थोड़ी शो करें, जिसे कहते हैं वो कहते हैं ना हार्ड टू गेट प्ले करें, थोड़ा नेशनल प्राइड हुआ है और हो रहा है। मतलब सुबह की मैं देख रहा था माहिरा खान को अपनी फिल्म के तमाम गानों के जो थंबनेल्स होते हैं ना, पोस्टर्स होते हैं,
उस पर से निकाल दिया गया। आतिफ असलम का नाम, जो गाने उन्होंने गाए हैं और मुताद्दिद गाए हैं, दर्जनों गाने गाए हैं इंडियन फिल्मों के लिए, नाम हज़फ कर दिया गया, उड़ा दिया गया, गायब कर दिया गया। आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ताबिश भाई, आपकी नज़र में पाकिस्तानियों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो हमारी मीम्स थी, वो ज़्यादा फ़नी थी, या फिर इंडियन न्यूज़ चैनल्स की कमेंट्री ज़्यादा फ़नी थी, या फिर अब जो फिल्म बनाएंगे वो इस सारे मार्के पे वो ज़्यादा फ़नी होगी? नहीं, वही ज्यादा फनी होगी। देखिए, हम लोग जो कर रहे थे, जो हमारा ह्यूमर था, वो तो ह्यूमर था। ह्यूमर उनका जो है वो इसलिए ज्यादा बेहतर लगा मुझे क्योंकि वो सीरियस समझ के कर रहे हैं सब। वो ये बात सीरियस समझ के कर रहे हैं कि वो भारत घुस गया, सबमरीन घुस गई, और अब हद हो गई। लाहौर का पोर्ट, भाई लाहौर में समंदर नहीं, वहां पोर्ट कहाँ है? मुल्तान पोर्ट ही कहाँ है? ये सारे पोर्ट हमें क्यों नहीं पता? एक मशवरा मैं इंडिया को देना चाहूंगा, देखें आइंदा अपने राफेल जहाज पे, जिस तरह हम पाकिस्तान में जो लोग गाड़ी सीख रहे होते हैं, वो एल लिखवा लेते हैं पीछे, एल। उसका मतलब होता है कि चलाने वाला जो है वो एकदम लर्नर है, यानी सीख रहा है अभी। तो आप भी एल लगवा ले ताकि हमारे जहाज आइंदा एहतियात से आपके साइड हल्के हल्के गुजरे, आपको कुछ टेंशन ना हो। ठीक हो गया ताबिश भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू। सो या अभी उस फिल्म का इंतज़ार है जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कॉपीराइट इसका लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कौन ज़्यादा फनी कंटेंट बनाता है और वो उसी तरह पिटता भी है। आई वंडर व्हेन वुड दे स्टॉप एंड रियलाइज के इनफ इज़ इनफ, बट प्रॉब्ली दे थ्राइव ऑन हेट एंड वॉर एंड ब्लड। ऐसे मतलब बड़ा फ़ख्र था उन्हें कि हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन गुज़श्ता 12-14 साल देखें आप, ऐसे ही हो गए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद मुल्क में फ़्लाइट ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जी मामूल पर आ गया है। सऊदीया समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में हज का जो फ़्लाइट ऑपरेशन था वो तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाज़ें शुरू कर दी हैं। सो बीच में हज वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो भी रही थी, ज़रा समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। तारिक अबुल हसन है हमारे साथ ही, हमें अपडेट करते रहे हैं ड्यूरिंग द क्राइसिस एज वेल। सो तारिक, जो पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के सारे कैरियर्स हैं, एवरीबडी इज़ बैक टू पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स? और जितने भी फॉरेन के एरिया थे वो तमाम जो है वो आज से तो तकरीबन तमाम हो गए हैं। सिर्फ एक अमान एयर ने जो आज फ्लाइट अपनी कैंसिल की है वो उनकी कोई ऑपरेशनल वजह होगी, लेकिन उसके अलावा तमाम जो है वो फॉरेन एयरलाइंस पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। और मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले ही पता किया है, तो ये जो क्राइसिस शुरू होने से पहले तकरीबन कराची एयरपोर्ट से डेली 36 से जो है वो अराइवल डिपार्चर होती थी इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो वो आज जो है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल 36 एयरलाइंस ही जो है वो आज ऑपरेट कर रही हैं। इस तरह तमाम एयरलाइंस, सऊदीया ने थोड़ा सा लेट शुरू किया लेकिन सऊदी एयरलाइन भी वापस आ गई है और तमाम एयरलाइंस जो है वो मामूल के मुताबिक अपना ऑपरेशन कर रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक खास मैं आपको बताऊं कि जो कतर एयरवेज ऐसी थी जिसने इस पूरे क्राइसिस के अंदर अपना ऑपरेशन जो है वो कोशिश की कि बाकायदगी के साथ जो है वो जारी रखे, तो इससे बड़ा रिलीफ मिला पाकिस्तानी पैसेंजर्स को कि जिनको बहुत अर्जेंटली जाना था किसी न किसी काम के लिए मुल्क से बाहर, तो उन लोगों को बड़ी सहूलत हुई। और कतर एयरवेज को यकीनन ये क्रेडिट जाता है कि उसने पूरे क्राइसिस के दौरान जो है वो अपना ऑपरेशन जारी रखने की पूरी कोशिश की। जी सही। सो और डोमेस्टिक जो हमारा ऑपरेशन है वो भी मामूल पे आ गया है या उसमें कुछ फ्लाइट्स डिले और कैंसिल और वो सिलसिला जो चल रहा था गुज़श्ता कई दिनों चलता रहा वो हो रहा है अभी भी? अच्छा, डोमेस्टिक भी आज से जो है वो मामूल पर आ गया। इससे पहले कुछ प्रॉब्लम थी पैसेंजर्स की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर के सूरत हाल कशीदा थी तो लोगों ने अपने सफ़र जो है मुलतवी कर दिए थे जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में थे। तो इस सिलसिले में जो है वो अब सूरत हाल क्योंकि मामूल पे आ गई है तो डोमेस्टिक जो आपकी फ्लाइटें थी वो भी जो है वो मामूल पर आ गई हैं, पैसेंजर्स जो हैं वो वापस आ गए हैं। हज फ्लाइट्स का आपने जिक्र किया था कुछ पहले, तो जो इस पूरी क्राइसिस में जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं वो हज परवाजें हुई थी। PIA की तकरीबन 7 हज परवाजें जो है वो कैंसिल हुई थी। इसी तरह सऊदीया की 3 से 4 कैंसिल हुई थी और अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो तकरीबन 14 से 15 हज परवाजें जो है वो कैंसिल हुई थी। लेकिन PIA ने कल तक जितनी उनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी उसके जितने पैसेंजर्स थे उन सब हाजियों को जो है वो सऊदी अरब पहुंचा दिया है। इसके अलावा जो सऊदी एयरलाइन की 4 परवाजें कैंसिल हुई थी उनके तकरीबन 1000 हाजी थे, PIA ने वो भी जो मुसाफिर थे आज़मीन हज थे उन्हें जो है वो सऊदी अरब पहुंचाया और प्राइवेट एयरलाइन के जरिए भी
जो भी हाजी थे वो भी अपने अपनी जो है वो फ्लाइटों के जरिए जो हमारा सरकारी हज ऑपरेशन था वो अपने वक्त पे ही मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या कुछ 1-2 दिन हो रहा है चेंज सूरत? नहीं, अब क्योंकि तमाम हज फ्लाइटें मामूल के ऊपर आ गई हैं, जो तो बीच में जानी थी और नहीं जा सकी वो जी इजाफी फ्लाइटें चलाई PIA ने, और उसको और इसी तरह प्राइवेट एयरलाइंस ने भी, तो उसको कवर कर लिया। जैसा मैंने बताया अच्छा, आपको कर लिया कि सऊदीया की जो है वो 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, तकरीबन 1000 हाजी जो है वो उससे मुतासर हुए थे, तो PIA ने इजाफी फ्लाइटें चला के कल वो हाजी भी जो है वो पहुंचा दी हैं। इस वक्त तमाम फ्लाइटें जा रही हैं मदीना मुनव्वरा। 20 तारीख से जो है वो फिर जद्दा जाना शुरू होंगी फ्लाइटें, तभी जितने हैं हाजियों की फ्लाइटें जा रही हैं वो मदीना मुनव्वरा जा रही हैं। थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, भारत में पाकिस्तानी शहरियों के नाम से बने होटल्स, दुकानें भी आपको पता है वो शहरियों को नहीं छोड़ते, दुकानें जला देते हैं, तोड़ फोड़ चल रही है। मगर कराची में बम्बई बिरयानी भी बिक रही है, दिल्ली की निहारी कौरमा और रबड़ी भी बिक रही है, हैदराबादी अचार भी बेचने वालों के कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बॉम्बे ड्राई फ्रूट्स के बाहर भी वैसे ही लाइनें हैं और रश है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये लोग पार्टीशन के बाद या पार्टीशन से पहले भी अ फ्यू ऑफ देम आए, यहाँ पे सेटल हुए, कारोबार कर रहे हैं, ये इनकी जड़ें हैं, और हम इंतहा पसंद और जुनूनी भी नहीं है ना, हम नॉर्मल लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ हालात भी नॉर्मल हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ क्या हो रहा है, या हमें ना मुल्कों से कोई प्रॉब्लम है ना शहरों से कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ अगर कोई गलत काम होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी उन्हें हमारे नाम से नफ़रत है, उन्हें हमारे शहरों से इशूज़ हैं, उन्हें एज अ होल हमारे वजूद से इशू है, जो कि हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा हमसाया भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े एंड गेट ओवर अस ऑलरेडी। अपने काम में आप मगन हो, अपनी तरक्की पे तवज्जो दें, हमें अपना काम करने दें। आपको और कोई काम नहीं दुनिया में, बट शायद उनकी पॉलिटिक्स जो है वो इसी पे थ्राइव करती है, इसी पे परवान चढ़ती है। एक तरफ भारतीय हुकूमत और फौज हर मैदान में हमसे मार खा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तानी बॉक्सरों से मार खा रहे थे। पहले उस्मान वजीर थे, अब उसके बाद है शहीर आफरीदी, और इनके हाथों भी भारतीय बॉक्सर को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गुज़श्ता हफ्ते ये सब कुछ जब हो रहा था, ये थाईलैंड में होने वाली फ़ाइट में मौजूद थे, और वहाँ इनके चैलेंजर हैं तुरजोत सिंह। इन्होंने वो काफ़ी अरसे से अनडिफीटेड चले आ रहे थे, लेकिन शहीर ने उनके सामने खेला, और ना सिर्फ खेला, अभी 4 राउंड्स भी नहीं पूरे हुए थे कि उन्हें नॉकआउट कर दिया। और शहीर ने फतह का जश्न तो मनाया ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा, और क्योंकि हम लोग भी बेहतर हैं ना, अब हमें अंदाज़ा हुआ है पर्टिकुलरली इस एपिसोड के बाद, एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी दिया। सो ये हम जानते हैं शहीर से खुद, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। भाई छा गए, मुबारक हो आपको, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। यहाँ मुझे लगता है कि पूरी कौम ऐसे कोऑर्डिनेशन में चल रही थी कि हमारी अफवाज फ्रंट पे थी, हमारी यूथ इंटरनेट पे थी, हमारे हैकर्स मैदान में थे, हम लोग मीडिया अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, और आपका अपना एक काम चल रहा था। सो कब से प्लान था ये, और कब आप गए थे, और ये टेंशन चल रही थी जब आप रवाना हुए? नहीं, ये मेरी फ़ाइट लॉक हुई थी जनवरी में, और तब से ही मैं इस फाइट की तैयारी कर रहा था, और मैं अप्रैल में गया था, स्टार्ट ऑफ अप्रैल बैंकॉक गया था, वहाँ मैंने ट्रेनिंग कैंप किया पूरा मंथ। फिर उसके बाद मेरी फ़ाइट थी 3 मई को, लेकिन उन्हीं दिनों ये सब टेंशन शुरू हुई, और फैंस के, रिश्तेदारों के, सब के मैसेज आ रहे थे कि सबसे हारना है, इंडिया से नहीं हारना। तो आप सबकी दुआएं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वॉन द फाइट। अच्छा, मतलब एक माहौल में टेंशन होती है, आपको वहाँ बैंकॉक में थे, हमसे दूर थे, यहाँ तो अलग ही टेंशन थी ना माहौल में। आपको वहाँ ये महसूस हो रहा था कि हाँ पाकिस्तान में कुछ चल रहा है, या जो घर वालों से बात हो रही हो, खबरें भी देख रहे होंगे ज़ाहिर है, मतलब वो एक एंग्जाइटी एक वैसे मुकाबले की होती है, लेकिन इस माहौल में इंडिया से मुकाबले की ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी क्या? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल एक जंग की फ़िज़ा बन गई थी, बिल्कुल बन गई थी। तो वो उस तरह के माहौल में सोशल मीडिया पे देखना और इस तरह की न्यूज़ चेक करना, मीडिया ने तो काफ़ी हमारे अच्छा किरदार निभाया, पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे थे, लेकिन उनकी न्यूज़ देखकर ऐसा लगता था वाकई पाकिस्तान पे कोई हमला हो गया, लेकिन वो यार सब कहते थे कि कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी टेंशन थी, और उसी ने मुझे मोटिवेट किया।
अगर मैं 10 राउंड बैग मारता था तो मैं 12-13 राउंड पे गया और मैंने ट्रेनिंग और ज़्यादा की। अच्छा, आपने इस सूरत हाल में अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दी? जी, क्योंकि मुझे ये फाइट जीतना लाजमी था। देयर वाज नो अदर चॉइस, देयर वाज नो ऑप्शन। सो जब फाइट चल रही थी और 4 राउंड तक बात पहुंच गई, सो क्या लग रहा था? शुरू से आपका पलड़ा भारी रहा या आपका हरीफ भी ज़ाहिर है अनडिफीटेड ही रहा बड़ी अरसे से? जी बिल्कुल, शुरू के 2 राउंड थोड़े से टफ हुए थे मेरे लिए, लेकिन 3rd राउंड में उसको मैंने नॉकडाउन किया और वो 3rd राउंड में ही उसको मैं फिनिश कर देता, लेकिन उसने वहाँ पे थोड़ा सा सरवाइव किया और 4th राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द विक्ट्री। और फिर आपने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन हम कहते हैं ना कि हम मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए आपने उन्हें यहाँ से जो मिट्टी लेके गए थे, आप करतारपुर से लेके गए थे, वो गिफ्ट भी की। सो वाज ही एक्सपेक्टिंग दिस या कोई आइडिया था या वो भी सरप्राइज हो गए? वो लोग तो बिल्कुल सरप्राइज हुए और मैं तो जब जनवरी में ये फाइट लॉक हुई थी तब से ही मैंने प्लान किया था कि यार एक सरदार जी से मेरी फ़ाइट है। ये सुनने में अक्सर आया है कि पाकिस्तान में पठान और हिंदुस्तान में सरदार, ये दोनों जो है थोड़ा सा जुनूनी है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको मोहब्बत के रिश्ते में चेंज करते हैं। और मैंने अपनी तरफ से एक मट्टी का तोहफ़ा उनकी दिया और वो काफ़ी खुश हुए, उसको बड़ी देर तक चूमते रहे और उसकी वीडियो भी देखी पूरी आवाम ने, सोशल मीडिया ने, और काफ़ी सराहा इस चीज़ को। वंडरफुल। और आपकी मुकाबले के बाद या अदरवाइज़ उनसे बात हुई? ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिक्यात्री आते रहें, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। क्या सोचते हैं अगर आपकी उनके किसी टीम मेंबर से या उनसे बात हुई हो? जो माहौल बना हुआ था वो लोग खुश थे? क्योंकि ऐसा टीवी देखें तो ऐसा लगता है पूरी कौम बड़ी खुश है पाकिस्तान से जंग हो रही है, या वो भी फिक्रमंद थे? नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो दादी हैं वो कोयटा से हैं और हम नहीं चाहते कि ये सब हो। और उनकी भी एक ही बात थी कि मोहब्बतों के बीच में ये सरहद आ गई है, वरना हमारे दिल इधर ही लगे हुए हैं। दिल इधर लगे हुए, लेकिन जाहिर है अब तो बात बहुत आगे पहुंच गई है। अब अगली फाइट की क्या तैयारी है? शहीर किससे है मुकाबला? कब है? अभी तो मैं टॉप 60 ऑफ द वर्ल्ड में आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं यहाँ आपके पास आया था 2023 में आया था, तो उस वक्त मेरी रैंकिंग थी अराउंड 2000 फाइटर्स और अभी मैं टॉप 60 में आ गया हूँ। और अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो टॉप 25 बॉक्सर्स में जगह बनाने के लिए, वो जर्मनी में। ये सफ़र ज़ाहिर है आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, ट्रेनिंग हम भी पुश करते रहे, आपको फिर सपोर्ट भी मिली। ये जो आपकी बैनुल-अक़वामी ट्रेनिंग हुई है इंटरनेशनल बैंकॉक में भी, इससे कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा इससे मुझे अपनी बॉक्सिंग को पॉलिश किया है मैंने काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो कोचेस थे फ़िलीपींस के, वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड थे और उन्होंने मुझे जो चीज़ें सिखाई हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित। मतलब कुछ मुख्तलिफ है जो वो सिखा दें? हाँ, यहाँ के निस्बत। सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई जो मुझे यहाँ थोड़ा सा नज़र नहीं आई कोचेज़ में, वो डिसिप्लिन था। वो डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं किसी और चीज़ में, वो फूड डिसिप्लिन, क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल, फूड डिसिप्लिन वो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। हर 1 घंटे बाद मुझसे पूछते थे क्या खाया क्या नहीं खाया। मैं बड़ा परेशान हो जाता था, यार हम तो कराची में कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी ढाबे पे बैठ के चाय पी लेते थे, लेकिन वो बिल्कुल उनका जो है ना मयार अलग है। So, क्या आपने अपनी डाइट में क्या तब्दीली की शहीद पे? थोड़ा सा हम वेट कट पे जा रहे थे। मैंने लास्ट मंथ में 8 kg कट किया था। 1 महीने में? हाँ, बॉक्सिंग में हो जाता है, इट्स ईजी। तो उसमें थोड़ा बॉइल्ड हम गए थे, प्रोटीन बढ़ाया था और जंक फूड और ये सब तो मैं ऑलरेडी लेता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे शौरमा वगैरह कुछ खा लिया तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद की थी। और प्रोटीन और हमने न्यूट्रिशंस पे ज़्यादा जोर दिया था। और मीठे की भी कोई गुंजाइश नहीं? मीठा तो बिल्कुल बंद है। ये जो बेल्ट्स हैं, ये बताइएगा इस मुकाबले में कौन सी बेल्ट मिली है आपको? मैंने इस जो फाइट हुई है मेरी, उसमें मैंने इसको डिफेंड जी दिखा ज़रा यूँ करके दिखा दें क्योंकि व्यूअर्स को हमारे नज़र नहीं आ रहा होगा। जी, WBA एशिया चैम्पियन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त एशिया में भी अपनी वेट कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे हूँ और आई होप कि मैं वर्ल्ड में पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे लेकर। अगर ये बेल्ट इस मुकाबले का हिस्सा थी? जी। और गाना खास था, इट हैड गॉन अदर वे, तो ये बेल्ट आपसे चली जाती? बिल्कुल, ये देनी पड़ती मुझे। ये देनी पड़ती है आपको? दिस इज़ अ बिग डील। मतलब ये तो फिर आप बड़ा अजीज रखते होंगे। आई एम श्योर। बिल्कुल ऐसे ही है। Thank you and congratulations once again to you, to your trainers, to your coaches and your family as well. और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था इस फाइट के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू IG साहब। थैंक यू। हाँ, वो तो हमें पता है, वो जाहिर है आपका सफ़र उनके साथ चल रहा है और आप फिर अपना हक भी तो अदा कर रहे हैं। अगर आपको सपोर्ट मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए और बड़ा अच्छा है कि मिल रही है। सो शहीर का शुक्रिया भी आप तक पहुँच गया और शमीर हमारा शुक्रिया भी आप तक पहुँच गया। थैंक यू सो मच।
अभी क्या है भाई हमारे पास? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल में पाक फौज ने जंग के महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही, उसे तो पूरी दुनिया ने ही देख लिया, मगर सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स के महाज पर पाकिस्तानी नौजवानों ने भारतीय झूठ और प्रोपेगेंडे का जो हशर नशर किया वो भी भारतीयों को हमेशा याद रहेगा। और अभी तो शुरू को कुछ दिनों में एक्स बंद था हमारे यहाँ, उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने भारतीयों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक न चलने दी। मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ और नफरत के बयानिए का आतिया पांचा कर दिया। सच्ची बात यह है कि ऐसे लोगों की दुर्गत बनाई जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम, झूठी खबरें हर्जा सराई कर रहे थे। यहाँ तक कि DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों का खास शुक्रिया भी अदा किया। हम पाकिस्तान की मसल्लाज पूरी कौम खुसूसन नौजवानों के जज्बे, हौसले और भरपूर हमायत पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में हमारे हौसले को कई गुना बढ़ाया। हम पाकिस्तान के उन नौजवानों के भी मकरूज हैं जो साइबर और इंफॉर्मेशन के महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बने। हम पाकिस्तान के मुतहर्रिक और बहादुर मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने भारत के प्रोपेगेंडा और जंगी जुनून के खिलाफ बुनियानो मरसूस यानी एक आनी दीवार की तरह खड़े हुए। इसी पर बात करते हैं फरिया अजीज़, हमारे डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, बानी हैं बोलोबी की। बहुत शुक्रिया फरिया। हम सब बड़े खुश हैं, ज़ाहिर है, नेचुरली वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ क्राइसिस, और क्राइसिस से भी हम सुरखरू होकर निकले हैं। हम अपनी हुकूमत पर तो आपको पता है मुख्तलिफ इशूज़ पर तनकीद करते रहते हैं, हमारी डिविजन्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पोलराइजेशन भी थी, लेकिन इस मरतबा हमारी इवन डिजिटल स्पेस पे जो यकजहती, एक्सेप्ट अ फ्यू टेरेबल पीपल, बहुत ही कम है उनकी तादाद, वी शुड नॉट इवन मेंशन देम, हम एक यकजहती, एक यूनिटी, और मतलब हमने भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी को तहस नहस कर दिया। जी देखिए, इंडिया के जहाँ तक बंदिश का ताल्लुक है, जो इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवाए, खासतौर पे पाकिस्तान से मुंसलिक जितने भी अकाउंट्स थे, वो बिल्कुल खौफनाक तो है। लेकिन इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ये जो कंपनीज़ हैं वहाँ रजिस्टर्ड हैं, और वो लोकल लॉ कंप्लायंस कहती हैं इससे कि जब हमारे पास कोई लीगल रिक्वेस्ट आती है, मेरी नज़र में तो किस तरीके से पूरा अकाउंट आप एक लीगल रिक्वेस्ट मान सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है। लेकिन इसको साथ साथ इस तनाजुर में भी देखना है कि हमारी भी यही कोशिशें रही हैं जो सोशल मीडिया रूल्स लाए गए थे। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इंडिया वाला मॉडल यहाँ भी फॉलो हो, कंपनीज यहाँ आए, रजिस्टर करें, ताकि इनसे जो मवाद हुकूमत बंद करवाना चाहती है वो बंद करवाए। तो इंडिया का ये खौफनाक हमने मिसाल देखी है कि किस तरीके से तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी रसाई इस वक्त ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में बैरून ममालिक के भी जो प्रेस है या फिर पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं जहाँ पे उनको एक मुख्तलिफ नज़रिए सकती थी, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद कर दी थी, और ये कोई जाहिर है कि अच्छी बात है नहीं। अच्छा फरिया साहब, पाकिस्तान में सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर बंदिशें खुली तो हमने देखा कि इंडिया को हमने यहाँ बहुत टफ टाइम दिया है। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम छाए रहे हैं, मजमूई तौर पर बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया, बड़े पेट्रियाटिज्म का मुजाहिरा किया। वुड यू एग्री? जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, और ख़ास तौर पे जो शहरी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भरपूर तरीके से जो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया पर, उसको भरपूर तरीके से फैक्ट चेक भी किया है, डीबंक भी किया है। और ये इसी तरह हो सकता था क्योंकि हमारे पास ये रसाई थी, लेकिन जिस तरीके से एक्स की बंदिश हुई थी उसी तरीके से वो अनब्लॉक हो गया, और हमें ये नहीं मालूम कि अब ये कितनी देर अनब्लॉक रहेगा, क्योंकि इस वक्त तो जाहिर है कि एक फंक्शन ये सर्व कर रहा था, लेकिन ये तभी हो सका क्योंकि सब जानना चाहते थे कि हो क्या रहा है। और जब आप मालूमात तक रसाई देंगे, लोगों को ये घुटन की फिजा नहीं होगी, वो खुलकर इजहार कर सकेंगे, जो कि किया, और सही चीज़ें उन्होंने फिर सामने रखी। तो ये एक अच्छा अमल था, और जाहिर है कि उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप हो रहा है, यहाँ पे भी मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गई, लेकिन उस स्केल की हमने नहीं देखी, और भरपूर तरीके
से सही इंफॉर्मेशन इंडियन जो अकाउंट से या मीडिया खासतौर पे था उनको चेक किया यहाँ के सोशल मीडिया यूजर्स। इसी तरह चलता रहे। अच्छा फरीहा, जाहिर है हुकूमत सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर का बताकर प्लेटफॉर्म्स बंद करने, बल्कि कभी कभार आपको पता है इंटरनेट बंद करने तक आ जाती है। अब क्या उम्मीद रखी जा सकती है? हुकूमत को भी इस क्राइसिस के बाद समझ में आया होगा कि ये हल नहीं है, बजाय इसके कि आप प्लेटफॉर्म्स बंद करें, कवानीन के ज़रिए आप सिंगल आउट करके उन लोगों को सज़ा दे सकते हैं जो वाकई कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे मुल्क दुश्मनी के किसी एक्चुअल जेन्युइन डेफिनेशन में रखा जा सकता है। देखिए, हम देखते आए हैं कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाती है। ये जाहिर है कि एक मुस्बत तरीके से अभी हमने देखा कि इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्योंकि एक आम जो चीज़ चल रही थी कि दोनों के उनके भी मफाद में ये बात थी कि आपके लोग बताएं कि वाकई क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे कराची पोर्ट के जो बातें चल रही थी, फिर कराची के जो यूजर्स हैं वो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मीडिया भी ये कह रहा था। तो ये जाहिर है कि ये हुकूमत के हक में इस वक्त ये बात जा रही थी, तो उन्होंने ये, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने देखा कि किस तरीके से मुकाबला हो रहा था, पहले मीम्स के जरिए फिर और तरीके से, तो क्योंकि एक मुस्बत तरीका से ये हो रहा था और हुकूमत को भी इससे फ़ायदा हासिल हो रहा था, तो उन्होंने शायद ये एक्स की बंदिश ख़त्म कर दी फ़िलहाल। अब ये अगर, लेकिन अब जिस तरह से ये सेटल होगा मामला, ज़ाहिर है कि एक्स पे फिर जो हुकूमती पॉलिसी जिसकी तनकीद बनती भी है वो अगर करें तो हमें नहीं मालूम कि ये दोबारा बंद हो जाए। और देखें, फ़र्क तो ज़रूर करिए, पूरी बंदिश किसी तरीके से भी कभी भी जायज़ नहीं है, ना आईनी तकाज़ों को पूरा करती है। और जहाँ तक बहुत शुक्रिया आपका फरीहा जी, ये बंदिश बिल्कुल जायज़ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, पर्टिकुलरली शज़ा फातिमा हैं, दीगर लोग हैं, सबको समझ में आ गया होगा कि ये ना मुल्की मफाद में है ना कौमी मफाद में है। ये हमारे कौमी मफाद में ये है कि सब कुछ खुला रहे, चलता रहे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचता रहे। एंड दैट इज़ इट, वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।